इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया पहली बार जब कोई सर्किट बोर्ड देखता है ना तो उसे किसी अनजान शहर का नक्शा सा लगता है। छोटी छोटी गलियां, अजीब से घर, कुछ समझ ही नहीं आता। और सच कहूं तो कुछ लोगों के लिए यह हमेशा एक उलझन ही बनी रहती है, जबकि कुछ के लिए ये एक कला है, एक जुनून। और आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी उलझन भरे शहर का एक गाइडेड टूर है। ये असल में उन छोटी छोटी आम गलतियों का, आप कह सकते हैं कि एक प्री मॉर्टम है जो हर नया सीखने वाला करता है। ये मैनुअल सिखाता है कि कैसे एक अनाड़ी से उस्ताद बना जा सकता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है। हम उन 5 मुख्य वजहों को खोद कर निकालेंगे जिनकी वजह से अक्सर प्रैक्टिकल में काम खराब होता है। फिर सोल्डरिंग से लेके मल्टीमीटर के इस्तेमाल तक हर कदम को बारीकी से समझेंगे। मकसद सिर्फ काम चलाना नहीं, काम में वो फिनिशिंग, वो सम्मान लाना है जो एक असली कारीगर की पहचान होती है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलिए, पहली तस्वीर ही कहानी की शुरुआत करती है। अनाड़ी से उस्ताद तक। एक तरफ एक भद्दा गोलाकार जुगाड़ वाला सोल्डर जॉइंट है और दूसरी तरफ एक साफ सुथरा चमकदार कोन जैसा जॉइंट जिसे ये मैनुअल ज्वालामुखी जॉइंट कहता है। और फर्क जमीन आसमान का है। पहला वाला देखते ही लग रहा है कि ये भरोसे लायक नहीं है। उसे कोल्ड शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं, है ना? मैंने देखा है ऐसे जॉइंट्स की वजह से डिवाइस कभी चलता है, कभी नहीं, और पता ही नहीं चलता कि गड़बड़ कहाँ है। बिल्कुल सही पकड़ा। वो देखने में जुड़ा लगता है पर अंदर से एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। वो करंट के रास्ते में एक रुकावट पैदा करता है और यहीं से सारी मुसीबतें शुरू होती हैं। और इस मुसीबत की जड़ में वो 5 आम गलतियां हैं जो मैनुअल में गिनाई गई हैं। हाँ, पहला है गंदे औजार, दूसरा गलत तापमान, और तीसरा मेरा पसंदीदा देसी जुगाड़। यानी वो बुरी आदतें जो हम कहीं से भी सीख लेते हैं। वो चौथा और पांचवां तो और भी खतरनाक है। चौथा है अंधा भरोसा, मतलब बिना सोचे समझे मल्टीमीटर को हाई वोल्टेज पर लगा देना। और पांचवा है सीधी सीधी लापरवाही, यानी सेफ्टी को मजाक समझना। तो चलिए एक एक करके इन आदतों को सुधारते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जरूरी हथियार से, सोल्डरिंग आयरन। यहाँ टिप की देखभाल पर बहुत जोर है। और एक बात ने मेरा ध्यान खींचा, थर्मल शॉक। इसमें लिखा है कि गीले स्पंज का इस्तेमाल गलत है। ये थोड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैंने तो हर वर्कशॉप में, यहाँ तक कि नए सोल्डरिंग किट्स में भी वो नीला गीला स्पंज ही देखा है। तो क्या सालों से एक गलत आदत चली आ रही है? ये बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब सीधे विज्ञान में है। देखिए, सोल्डरिंग टिप का दिल होता है उसका तांबे का कोर, जिसका काम है गर्मी को तेजी से सिरे तक पहुंचाना। इस तांबे के ऊपर एक सुरक्षा कवच होता है, आयरन की प्लेटिंग का। अब सोचिए, टिप 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है और आपने उसे अचानक ठंडे गीले स्पंज पर छुआ दिया। तापमान एकदम से गिरेगा। बिल्कुल, और इसी को कहते हैं थर्मल शॉक। धातु तेजी से सिकुड़ती है और वो आयरन की प्लेटिंग चटक जाती है, उस पर माइक्रो क्रैक आ जाते हैं। नतीजा, आपकी टिप ऑक्सीडाइज होकर काली पड़ने लगती है और बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि खराब टिप से काम करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे पीसीबी के नाजुक कॉपर पैड्स उखड़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ टिप की उम्र का सवाल नहीं, पूरे प्रोजेक्ट की क्वालिटी का सवाल है। एकदम सही। इसीलिए पीतल का छल्ला यानी ब्रास वूल बेहतर है। वो टिप को बिना शॉक दिए, बिना उसका तापमान गिराए धीरे धीरे साफ करता है। और एक चेतावनी, पर मैं सबका ध्यान दिलाना चाहूंगा, टिप को कभी भी, मतलब कभी भी रेगमाल या रेती से नहीं घिसना चाहिए। ये उसकी हत्या करने जैसा है। आप उसका सुरक्षा कवच पूरी तरह खुरच देंगे और वो टिप किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो टिप को साफ रखना पहला उसूल है। अगला कॉन्सेप्ट है टिनिंग, जिसे यहाँ टिप को जिंदा रखने का विज्ञान कहा गया है। ये क्या बला है? ये बला नहीं, ये वरदान है। टिनिंग का सीधा सा मतलब है कि टिप पर हमेशा सोल्डर की एक पतली चमकदार परत चढ़ाकर रखना। ये परत एक हीट ब्रिज यानी गर्मी के पुल का काम करती है। मतलब अगर टिप सूखी और काली है तो वो गर्मी को ठीक से ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। मुझे याद है मैं घंटों तक एक जॉइंट पे आयरन टिकाए रखती थी और कुछ होता ही नहीं था। शायद यही वजह थी। बिल्कुल यही वजह थी। सूखी काली टिप गर्मी को रोक लेती है। आपको ज्यादा देर तक आयरन रखना पड़ता है, जिससे कंपोनेंट जल सकता है। लेकिन जब टिप टिन की हुई होती है तो गर्मी फौरन ट्रांसफर होती है और सेकंडों में एक परफेक्ट जॉइंट बनता है। यहाँ एक उस्ताद का नियम भी दिया है। एक साइकिल है, क्लीन, सोल्डर वर्क और रीटिन, यानी साफ करो, काम करो और फिर से टिन करो।
हाँ, ये नियम कहता है कि टिनिंग 3 मौकों पर जरूर करनी है। काम शुरू करने से पहले, हर 2-3 टांके लगाने के बाद, और सबसे जरूरी, दिन का काम खत्म करके आयरन बंद करने से ठीक पहले। अगर टिप ज्यादा ही काली पड़ गई है तो उसके लिए एक टिप रिएक्टिवेटर पेस्ट आता है। वो उसे एक नई जिंदगी दे देता है। कमाल है। अब आते हैं उस चीज पर जिसका हम इंतजार कर रहे थे, द ज्वालामुखी जॉइंट। ये नाम ही इतना बढ़िया है। इसके 4 बहुत ही साफ स्टेप्स दिए गए हैं। ये सिर्फ तकनीक नहीं, एक कला लग रही है। ये कला ही है जिसमें धैर्य और सटीकता चाहिए। चलिए इस ज्वालामुखी को बनाते हैं। पहला स्टेप है माउंट। कंपोनेंट की तारों यानी लीड्स को पीसीबी में डालकर 45 डिग्री पर मोड़ दें। इससे वो हिलेगा नहीं। ठीक है। अब दूसरा स्टेप, हीट। यहाँ लिखा है कि टिप को पीसीबी के पैड और कंपोनेंट की टंग दोनों पर एक साथ 3-4 सेकंड के लिए रखना है। और यही वो राज है जो एक अच्छे और बुरे जॉइंट में फर्क पैदा करता है। गर्मी दोनों चीजों में बराबर जानी चाहिए। अगर सिर्फ पैड गर्म हुआ या सिर्फ लीड तो नतीजा होगा कोल्ड जॉइंट। अब तीसरा स्टेप, सोल्डर। सोल्डर के तार को गर्म पैड और लीड के जंक्शन पर छुआना है, सीधे आयरन की टिप पर नहीं। ओहो, ये गलती तो मैंने बहुत लोगों को करते देखा है। लोग सोल्डर को सीधे आयरन पर पिघलाकर एक बूंद बनाते हैं और फिर उसे जॉइंट पर लगाने की कोशिश करते हैं। और वो कभी काम नहीं करता। जब आप गर्म कंपोनेंट पर सोल्डर छुआएंगे तो वो पिघलकर अपने आप उस जगह में खिंच जाएगा और उसे भर लेगा। और आखिरी स्टेप, स्निप। जॉइंट ठंडा होने के बाद अतिरिक्त तार को फ्लश कटर से काट दें और नतीजा एक चमकदार कोन के आकार का मजबूत ज्वालामुखी जॉइंट। वाह, ठीक है, हमने एक शानदार जॉइंट तो बना लिया, लेकिन क्या हमने सही सामान इस्तेमाल किया? यहाँ सोल्डर और फ्लक्स पर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। 2 तरह के सोल्डर दिखाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रोजिन कोर। ये एक ऐसी गलती है जो आपके पूरे सर्किट को धीरे धीरे खा जाएगी। एसिड कोर सोल्डर में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तेजाब वाला फ्लक्स होता है। वो बहुत ज्यादा संक्षारक मतलब करोसिव होता है। मैंने अपनी आंखों से सर्किट बोर्ड्स को कुछ महीनों में हरे रंग की फफूंद से सड़ते हुए देखा है, सिर्फ इस एक गलती की वजह से। बाप रे, मतलब वो धीरे धीरे कॉपर के पतले ट्रैक्स को गला देता है। बिल्कुल। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमेशा 60-40 टिन लेड वाला रोजन कोर सोल्डर ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अंदर सही मात्रा में नॉन कोरोसिव फ्लक्स पहले से मौजूद होता है। और लेड के धुएं से बचने की चेतावनी भी है। ये कितनी गंभीर बात है। ये बहुत गंभीर बात है। लेड के धुएं में सांस लेना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल वर्कशॉप में हमेशा एक फ्यूम एक्सट्रैक्टर होता है जो धुएं को आपसे दूर खींच लेता है। अगर वो ना हो तो कम से कम हवादार जगह पर काम करें और काम खत्म करने के बाद हाथ धोना कभी ना भूलें। लेकिन हम सब इंसान हैं, गलतियां तो होती हैं। मैंने भी कई बार कंपोनेंट उल्टा लगा दिया है। तो सवाल ये है कि जब जॉइंट गलत हो जाए तो उसे सफाई से ठीक कैसे करें बिना पीसीबी को नुकसान पहुंचाए। अरे पूछिए मत। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, मैंने एक आईसी उल्टी सोल्डर कर दी थी। उसे निकालने के चक्कर में मैंने पीसीबी के 3 ट्रैक ही उखाड़ दिए थे। काश तब मुझे इन 2 औजारों का सही इस्तेमाल पता होता, सोल्डर विक और सोल्डर सकर। तो बताइए ये कैसे काम करते हैं। सोल्डर विक यानी तांबे की एक बुनी हुई जाली, ये बारीक काम के लिए बेहतरीन है। इसे गलत जॉइंट पर रखिए, ऊपर से गर्म आयरन लगाइए और ये कैपिलरी एक्शन से पिघले हुए सोल्डर को किसी प्यासे की तरफ पी जाएगी। और सोल्डर सकर एक छोटा वैक्यूम पंप है। जॉइंट को गर्म करें, सकर का नोजल रखें और बटन दबाएं। वो खचाक से सारा पिघला हुआ सोल्डर खींच लेता है। यहाँ एक चेतावनी भी है कि ज्यादा देर तक आयरन ना रखें वरना पीसीबी का कॉपर पैड उखड़ सकता है। वो वाकई बहुत नाजुक होते हैं। बिल्कुल। डी सोल्डरिंग का काम तेजी और नजाकत से करना होता है। कुछ ही सेकंड का खेल है। ठीक है, तो हमने एक शानदार मजबूत जॉइंट बना लिया और गलती होने पर उसे ठीक करना भी सीख लिया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाकई काम कर रहा है और करंट सही से बह रहा है? यहीं पर हमारा अगला टूल सर्किट का डॉक्टर यानी डिजिटल मल्टीमीटर काम आता है। क्या बढ़िया उपमा है। इसे सर्किट का स्टेथोस्कोप कहना बिल्कुल सही है। जैसे डॉक्टर दिल की धड़कन सुनते हैं, वैसे ही हम डीएमएम से सर्किट की सेहत जांचते हैं। और यहाँ इसे बिजली के अदृश्य प्रवाह को देखने की आंखें कहा गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके 3 मुख्य हिस्से बताए गए हैं। द आईज यानी डिस्प्ले, द मोड यानी सिलेक्शन डायल और द कनेक्शन यानी प्रोब जैक्स। यहाँ एक आदर्श वोल्टमीटर और एमीटर का भी जिक्र है। ये थ्योरी क्यों जरूरी है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि ये टूल कैसे काम करता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अनंत इन्फिनिटी माना जाता है। क्यों?
ताकि जब आप उसे सर्किट में वोल्टेज नापने के लिए लगाएं तो वो सर्किट से जरा सा भी करंट ना चुराए और रीडिंग एकदम सटीक दे। और इसके उलट एक आदर्श एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, ताकि जब उसे करंट के रास्ते में लगाएं तो वो वोल्टेज को कम ना करे। असली दुनिया के मीटर इनके जितना करीब हो सके उतने अच्छे माने जाते हैं। ओके, अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जिसे यहाँ जीवन रक्षक नियम कहा गया है, प्रोब्स लगाने का सही क्रम। मैं मानती हूँ कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते होंगे। और यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इस पर मैं जितना जोर दूं कम है। ये नियम इस एक सिद्धांत पर आधारित है, हमेशा अपने शरीर को एक लाइव सर्किट का हिस्सा बनने से बचाएं। जोड़ते समय हमेशा पहले काली यानी ब्लैक कॉमन प्रोब लगाएं, फिर लाल रेड लाइव प्रोब। और हटाते समय इसका ठीक उल्टा, पहले लाल फिर काली। ठीक उल्टा, हटाते समय पहले लाल लाइव प्रोब हटाएं और उसके बाद काली कॉमन। ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सीधा और जरूरी है। काली प्रोब कॉमन या ग्राउंड होती है, जो अक्सर सर्किट का 0 वोल्ट रेफरेंस पॉइंट होता है। जब आप पहले काली प्रोब लगाते हैं तो आप सिस्टम को एक सुरक्षित रेफरेंस दे रहे होते हैं। इसके बाद जब आप लाल यानी लाइव प्रोब लगाते हैं और अगर गलती से दूसरा हाथ कहीं और छू भी जाए तो भी शॉक लगने का खतरा बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप पहले लाइव यानी लाल प्रोब लगाते हैं और दूसरा हाथ किसी ग्राउंडेड चीज को छू रहा है तो करंट को शरीर से गुजरने का एक सीधा रास्ता मिल जाता है। ये एक छोटी सी आदत है जो बड़े हादसे से बचा सकती है। ये तो सच में एक जीवन रक्षक नियम है। अब देखते हैं कि वोल्टेज, करंट और कंटिन्यूटी को नापने का सही तरीका क्या है, क्योंकि तीनों के लिए कनेक्शंस अलग-अलग हैं। हाँ, और ये गलती भी बहुत आम है। पहला, वोल्टेज। वोल्टेज हमेशा पैरेलल में नापा जाता है, यानी आप सर्किट के 2 पॉइंट्स के आर पार प्रोब्स लगाते हैं, जैसे डॉक्टर नब्ज चेक करते हैं। सर्किट को तोड़ने की जरूरत नहीं। दूसरा, करंट। करंट हमेशा सीरीज में नापा जाता है। इसके लिए आपको सर्किट का रास्ता काटना पड़ता है और मीटर को उस रास्ते के बीच में लगाना पड़ता है। आपको बिजली को मजबूर करना पड़ता है कि वो मीटर के अंदर से होकर गुजरे ताकि मीटर उसे गिन सके। अच्छा। और तीसरा, कंटिन्यूटी। ये बस ये जांचने के लिए है कि तार टूटा तो नहीं। अगर रास्ता पूरा है तो मीटर एक बीप की आवाज करता है। और यहाँ एक बड़े लाल अक्षरों में चेतावनी है, रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी मोड पर कभी वोल्टेज न नापें। अगर कोई ऐसा कर दे तो क्या होगा? एक छोटा सा धमाका तो नहीं, पर एक पॉप की आवाज के साथ मीटर का फ्यूज उड़ जाएगा। और अगर मीटर सस्ता हुआ और उसमें फ्यूज नहीं है तो मीटर ही जल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस मोड में मीटर खुद एक छोटी सी बैटरी से बहुत कम करंट भेजता है, और जब आप उस पर 220 वोल्ट लगा देते हैं तो वो बेचारा उस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाता। समझ गई। अब कुछ कंपोनेंट्स पर आते हैं। रेजिस्टर का कलर कोड याद रखने का एक मजेदार तरीका है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। हाँ, ये एक क्लासिक निमोनिक है, हर इंजीनियर और टेक्नीशियन की जुबान पर होता है। ये हमें रंगों का क्रम याद रखने में मदद करता है, ब्लैक से लेकर व्हाइट तक, जो 0 से 9 तक के नंबरों को दर्शाते हैं। और कैपेसिटर के साथ एक बहुत गंभीर चेतावनी है, उसे चेक करने से पहले डिस्चार्ज करना क्यों जरूरी है। तस्वीर में तो एक जोरदार स्पार्क दिखाया गया है। मैंने सुना है कि बड़े कैपेसिटर्स जान भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल सच है। बड़े कैपेसिटर, खासकर जो पावर सप्लाई में होते हैं, वो बिजली बंद होने के बाद भी एक बहुत खतरनाक चार्ज स्टोर करके रखते हैं। वो एक छोटी चार्ज की हुई बैटरी की तरह होते हैं। अगर आपने उसे सीधे किसी स्क्रू ड्राइवर से शॉर्ट कर दिया तो एक जोरदार स्पार्क होगा, धातु पिघल सकती है और वो फट भी सकता है। तो फिर उसे डिस्चार्ज करने का सुरक्षित तरीका क्या है? सही तरीका है कि आप एक हाई वॉट का रेजिस्टर लें और उसे कैपेसिटर की दोनों टांगों पर कुछ देर के लिए लगा कर रखें। इससे कैपेसिटर धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से अपनी सारी एनर्जी छोड़ देगा, बिना किसी चिंगारी या खतरे के। अब आते हैं खुद मीटर की सुरक्षा पर। यहाँ कैट रेटिंग्स का जिक्र है, ये क्या होती हैं? है कि मल्टीमीटर कितने हाई वोल्टेज के अचानक झटके, जिसे आंख फ्लैश कहते हैं, को झेल सकता है। घर के छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कैट 2 ठीक है, लेकिन अगर घर की मेन पावर लाइन या इंडस्ट्रियल माहौल में काम कर रहे हैं तो कैट 3 या कैट 4 रेटिंग वाला मीटर ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिना रेटिंग वाला सस्ता मीटर इस्तेमाल करना अपनी जान से खेलने जैसा है। और असली सर्टिफाइड मीटर की पहचान के लिए कुछ लोगो दिए गए हैं, CE, CSA, TOV। हाँ, ये स्वतंत्र लैब्स के सर्टिफिकेशंस हैं जो गारंटी देते हैं कि मीटर ने सुरक्षा के सभी टेस्ट पास किए हैं।
सस्ते नकली मीटर पर या तो ये होते ही नहीं या फिर नकली छापे होते हैं। और इन सब के अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई को कभी ना भूलें। इंसुलेटेड दस्ताने, सेफ्टी चश्मे और रबर मैट। और अब हम इस गाइड के अंत में पहुंच गए हैं। असली उस्ताद की विदाई, शटडाउन रिचुअल। ये सिर्फ स्विच बंद करना नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक आदत है। बिल्कुल, एक सफल मैकेनिक वही है जो एक सुरक्षित और व्यवस्थित मैकेनिक हो। ये चेकलिस्ट प्रोफेशनलिज्म की निशानी है जो एक शौकिया और एक पेशेवर में फर्क करती है। इसमें 4 बातें हैं। पहला, आयरन ऑफ। काम खत्म होते ही सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन बंद करें। दूसरा, फाइनल टेनिंग। बंद करने से पहले टिप पर सोल्डर की एक परत जरूर लगाएं ताकि अगली सुबह वो आपका इंतजार करती मिले, जंग लगी हुई नहीं। क्या बात है। तीसरा, मीटर ऑफ। मल्टीमीटर को ऑफ पर करें ताकि उसकी बैटरी बची रहे। और चौथा, क्लीन अप। अपनी वर्कबेंच को साफ करें, कटे हुए तारों के टुकड़े और गंदगी हटाएं। एक साफ सुथरी बेंच अगले दिन के काम के लिए एक नए उत्साह के साथ स्वागत करती है। ये वाकई प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। तो जुगाड़ वाले सोल्डर जॉइंट से लेकर एक पेशेवर शटडाउन रिचुअल तक हमने आज एक लंबा सफर तय किया है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ नियम नहीं है, ये काम करने का एक नजरिया है, एक माइंडसेट है। बिल्कुल सही कहा। हर छोटा कदम, चाहे वो टिप को सही तरीके से साफ करना हो या मल्टीमीटर से सही प्रोब पहले हटाना, ये सब मिलकर सुरक्षा और काम की क्वालिटी को तय करता है। ये धैर्य और अपने काम के प्रति सम्मान का प्रतीक है। हमने आज औजारों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखा, पर एक विचार आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे शक्तिशाली औजार क्या है? शायद वो मल्टीमीटर या सोल्डरिंग आयरन नहीं, बल्कि वो जिज्ञासा है जो आपसे बार बार पूछवाती है, ये काम कैसे करता है? उस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना चाहिए।